हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आल्डोरे टुडे। और आज 30 दिसंबर को हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस, जहां हमारी जो पहली खबर है वो इंडियन चेस से रिलेटेड है। और जो कोनेरू हम्पी हैं, जो हमारी पहली फीमेल ग्रैंड मास्टर हैं, उन्होंने दूसरी बार वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जो है वो जो किताब है वो अपने नाम कर लिया। न्यूयॉर्क में ये चैंपियनशिप चल रही थी, जहां पर उन्होंने 11 में से 8.3 पॉइंट्स लेकर टॉप किया। और जो ये मेन खबर इसलिए भी हो जाती है कि 2 हफ्ते पहले जो डी गुकेश थे, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। और चेस जहां पर इंडिया का नाम विश्वनाथन आनंद और उसके बाद जो हम्पी हैं उन्हीं से चलता था, इस साल हमने ये तीसरा इवेंट जीता। तीसरा इवेंट क्या था? जब नेशनल ओलंपियाड हुआ था, वहां पर इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था। और इसी के साथ इंडिया अब प्रॉपरली एक्सपोर्ट नेशन की तरफ बढ़ रहा है, जहां हम हर एक स्पोर्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी इसरो से। इसरो आज रात को एक स्पेस मिशन लॉन्च करने वाला है, जहां पर हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसका नाम है स्पेडेक्स। और स्पेडेक्स मिशन के तहत पीएसएलवी जो C60 है उसको लॉन्च किया जाएगा। अब आप पूछेंगे स्पेडेक्स मिशन क्या है और ये एक्सपेरिमेंट क्या है? इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम 2 सैटेलाइट को छोड़ देंगे अंतरिक्ष के अंदर, और जिसका नाम होगा, एक होगा चेजर और एक होगा टारगेट। टारगेट क्या होगा वो स्टिल रहेगा और चेजर घूमकर उसके साथ अटैच हो जाएगा। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के पीछे जो इसरो का मेन रीजन ये है कि इसरो चाहता है अपना एक स्पेस स्टेशन बनाना। जैसे वर्ल्ड का एक स्पेस स्टेशन है, उसी तरह से एक स्पेस स्टेशन बनाने के लिए हम 2 ही तरीके से बना सकते हैं। या तो स्पेस स्टेशन हम स्पेस में जाके बनाएं, जो मुश्किल होता है, या हम यहां से जो मटेरियल है उसको भेजें और लॉक इन होकर वो स्पेस के अंदर जाकर हमारा एक स्पेस स्टेशन बन सके। उसी एक्सपेरिमेंट के तहत जो स्पेडेक्स मिशन है वो आज लॉन्च होगा। और हमें लगता है कि जिस हिसाब से जो इसरो का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, यह मिशन अगर सक्सेसफुल होता है तो इंडिया यूएसए और चाइना के बाद अपना स्पेस स्टेशन बनाने की तरफ एक बहुत अहम जो है कदम आगे रखेगा। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां इलेक्शन कमीशन ने अपना डाटा रिलीज किया। इस साल आपको पता है कि लोकसभा चुनाव हुए थे और इलेक्शन कमीशन ने अपना डाटा रिलीज कर रहा है कि कैसे हुआ है, कितने फीमेल वोटर थे, कहां कितनी परसेंटेज हुई है, और कहां क्या जो एनआरआईज हैं जो बाहर रहते हैं क्या वो वोट डालने आए। ये 3 डाटा जो आए वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। जहां पर पहली बार 1957 के बाद से यह देखा गया है कि 390 सीट्स जो लोकसभा की थी वहां पर फीमेल रिप्रेजेंटेशन था, कि पहली बार 390 सीट ऐसी थी जहां पर एक फीमेल कैंडिडेट था। वही जो दूसरी खबर आती है कि जो बाहर रहने वाले जो ओवरसीज जो इलेक्टोरल हैं वो इस बार सिर्फ और सिर्फ 3000 से भी कम 2958 जो बाहर से आने वाले जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट डाले। ये इतना कम है कि सिर्फ केरला में ही 2670 वोट पड़े। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, असम, बिहार और गोवा के अंदर 0 वोटिंग हुई है ओवरसीज जो वोटर्स की। वही जो तीसरी बात निकल कर आती है, वहां यह पता लगता है कि 50% से जो ज्यादा अगर किसी एक कैंडिडेट को वोट मिले हैं वो सिर्फ 5 सीट ऐसी है। और उन 5 सीट के अंदर गांधीनगर की सीट है जहां अमित शाह जी जीते हैं। उसके अलावा जो CR पाटिल नवसराई सीट गुजरात के अंदर, वहां 50% से ज्यादा वोट मिले उन्हें। जो शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व MP के CM रहे हैं और इस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिले। और इसके अलावा इंदौर और त्रिपुरा वेस्ट की सीट ही ऐसी सीट थी जहां पर हमें 50% से ज्यादा वोटिंग मिली है एक कैंडिडेट को। अब ये 3 डाटा क्या दिखाते हैं? जहां वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात है कि इस साल जब एक बिल आ चुका है जहां पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने 33% जो है वो सीट रिजर्व कर दी,
तो जहां अभी तक हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि पहली बार 390 सीट्स के अंदर किसी वुमेन ने कंटेस्ट किया था, वहीं अगली बार और जब ये इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी उसके बाद हमें 33% वुमेन जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमपीज हैं, वो मिल जाएंगे। वहीं दूसरा ये लग रहा है कि इस बार जो ओवरसीज जो इंडियन थे और जो इलेक्टोरल थे वो इतने ज्यादा उत्साहित नहीं थे वोटिंग करने के लिए। जो टर्न अराउंड जो पिछले 2 बार 14 और 19 के अंदर बहुत ज्यादा हाई था, वो इस बार बहुत ज्यादा कम था और अब वो दिखाई भी दे रहा है। वही जो तीसरी बात पता लगती है कि इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर जहां फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जहां पर यह जरूरी नहीं है कि आप 50% से ज्यादा मत लेके आए हैं वहीं पर आप एमपी बनेंगे। यहां पर सिर्फ और यह देखा जाता है कि आपके बाकी सबसे कितने ज्यादा वोट आए, और इन वोटों के तहत ही यह पता लगता है कि यहां पर एक मल्टी डेमोक्रेसी है। इतनी ज्यादा कैंडिडेट्स होने की वजह से जो 50% का जो मार्जिन है वो नहीं हो पाता है। और यह एक पॉइंट और आता है कि अगर मान लीजिए किसी को अगर 31% वोट मिले और वो एमपी बन गया, तो क्या वो एक मेजॉरिटी एमपी रहेगा? ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट्स के अंदर दीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां हमने ये देखना है कि इकोनॉमी के अंदर आप सबको पता है कि एफपीआई कितना इंपॉर्टेंट पार्ट करता है। जब मनमोहन सिंह का, और वैसे भी मैं आपको बताता रहा हूं कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसे हम एफपीआई बोलते हैं वो इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब मार्केट के अंदर बाहर से पैसा आता है, उसी हिसाब से जो हमारा सेंसेक्स है वो दिखाता है, वो इंडिकेटर्स दिखाता है कि ग्रोथ कैसी चल रही है। और इस साल के अंदर जो 27 दिसंबर तक का जो डाटा निकल के आया, वहां यह पता लगा है कि सिर्फ 1600 करोड़ एफपीआई आया है इंडिया के अंदर। अगर हम इसका कंपैरिजन 2023 के मुकाबले करते हैं, वहां पर 99% की गिरावट हुई है। अब ये कुछ कंसर्निंग न्यूज है और ये ट्रेंड भी दिखा देगा। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कैसे जनवरी के अंदर लगभग 25,000 करोड़ चले गए, उसके बाद अक्टूबर और नवंबर के अंदर तो लगभग 1,11,000 करोड़ बाहर चले गए। नेट जो है वो 1,11,000 करोड़ बाहर चले गए। और क्या रीजन रहे हैं? और इन सब की वजह से ही जो हमारा जो रुपी है वो डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है। इसके पीछे कुछ तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो युद्ध चल रहे हैं, एशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, मिडिल ईस्ट का युद्ध चल रहा है, इजराइल का युद्ध चल रहा है, और इसी वजह से जो इंडियन मार्केट है वो वल्नरेबल हो जाती है और यहां पर इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। वही जो चाइना है उसने अपना एक प्लान निकाला है जहां पर वो बूस्ट करने के लिए उसने $3 ट्रिलियन जो है अपनी मार्केट के अंदर डाले हैं, और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और जो बाहर के इन्वेस्टर हैं उन्हें लग रहा है कि चाइना के अंदर उन्हें रिटर्न ज्यादा मिलेगा। वहीं जो इंडिया और कनाडा का जो कॉन्फ्लिक्ट चला था, जहां पर जो जस्टिन ट्रूडो ने एलिगेशन लगाई है इंडिया के ऊपर कि इंडिया फॉरेन टेरिटरी के अंदर कनाडा के अंदर इंटरफेयर कर रहा है, उनकी सॉवरेनिटी को खत्म कर रहा है, यहां पर भी ऐसा इंपैक्ट आया है कि कनाडा ने पुल आउट किया है, अपना जो एफपीआई था उसको बाहर ले गए। बाकी डोनाल्ड ट्रंप का जीतना, उसके साथ साथ जो यूएस फेडरल रिजर्व है जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को गिरा देना, इन सब वजह से डॉलर बॉन्ड आना, जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया से शिफ्ट हुई है। और अब देखना यह होगा कि क्या 2025 के अंदर हम दोबारा से उस ट्रैक पर चल पाएंगे और हमारा जो सेंसेक्स है वो फिर से ऊपर उठकर हम एक जो लुक्रेटिव मार्केट है कि लोग हमारे मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर अच्छे से जो इन्वेस्टमेंट करें और हमारा जो ग्रोथ है वो आगे चलती रहे। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां हम देखेंगे कि एक एरोप्लेन क्रैश हुआ। कहां? कल मैंने आपको बताया था कि मकाऊ के अंदर जब सुबह 6 बजे, जब इंडिया के सुबह 6 बजे थे, तब वहां पर साउथ कोरिया के अंदर एक प्लेन क्रैश कर गया था। और जो प्लेन क्रैश करा वहां पर सिर्फ 2 सर्वाइवल बचे हैं, लगभग 179 लोग मारे जा चुके हैं। जब बोइंग का जो ये विमान था वहां पर बर्ड स्ट्राइक की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। वही जो दूसरी खबर है,
आपको मैंने पहले ही बताया था कि अजरबैजान के अंदर जो एक अजरबैजान की सिटी बाकू से जो चेचन्या एक जो कंट्री है, एक स्टेट है रशिया के अंदर, वहां जा रहा था, उसकी कैपिटल जा रहा था और वहां पर स्ट्राइक होने की वजह से वो कजाकिस्तान के अंदर गिर गया। यहां पर अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि हां, जो स्ट्राइक गिरा और जो प्लेन गिर गया कजाकिस्तान के अंदर, वो रशिया के डिफेंस सिस्टम की वजह से गिरा, लेकिन यह अनइंटेंशनल था। वहां पर इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और रेडार ने हमारे प्लेन को इस तरह से डिटेक्ट कर लिया कि यह फॉरेन ड्रोन है, इस वजह से हमला हुआ है। बाकी उन्होंने कहा है कि हम ये जो दुखद घटना हुई है इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन यहां पर जो एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट बन सकता था कि रशिया ने जानबूझकर जो अजरबैजान का प्लेन गिरा दिया है, इसको एक विराम सा दे दिया है अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो बांग्लादेश से। और बांग्लादेश के अंदर जब से 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरा दी, और किसने गिराई? एक जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन जो स्टूडेंट मूवमेंट था उसने गिराई। अब उसी मूवमेंट ने यह कहा है कि 1972 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म कर देना चाहिए, उसको बैरी कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम बैरी नहीं करेंगे तो शेख हसीना उसी संविधान के तहत वापिस आ सकती है। और अब यह दिखाता है कि किस तरह से जो शेख हसीना की अवामी पार्टी थी उसके अगेंस्ट में जो स्टूडेंट का मूवमेंट था वो प्रॉपरली दिखाई दे रहा है कि ये एक पार्टी के अगेंस्ट में था, बाकी पार्टीज ने मिल बैठ के ऐसा किया था। क्या हुआ बांग्लादेश के अंदर, उससे रिलेटेड हमने एक पूरा वीडियो बना रखा है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहीं एक और जो डेवलपमेंट हुई है, वहां पर जो माइनॉरिटी बॉडी है, जो बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी बॉडी है, बांग्लादेश हिंदू, बुद्धिस्ट और जो क्रिश्चियन यूनिटी जो एक माइनॉरिटी बॉडी है, उन्होंने कहा है कि जो चिन्मयानंद दास जो एस्कॉन के हेड थे चिटगांव के अंदर, जिनका अरेस्ट कर रखा है, उनको रिलीज कर देना चाहिए, इसकी डिमांड की गई है। अब देखना यह होगा चिन्मयानंद दास जी जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी जो हिंदू के खिलाफ जो अटैक हो रहे थे उसकी सिर्फ आलोचना की थी, जिसकी वजह से वो अरेस्ट हो रखे। और यह दिखाता है बांग्लादेश के अंदर किस तरह का एक सिविल राइट्स टाइप का चल रहा है, जहां पर जितने भी माइनॉरिटीज हैं, हिंदूज, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस, ये सब सेफ नहीं है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां हम 2 न्यूज को डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको बताया था जो इलॉन मस्क हैं, उन्होंने कहा है कि H1B वीजा जो है, जो कैटेगरी ऑफ वीजा है, जो यूएसए के अंदर जो नॉन इमिग्रेशन और जो स्किल्ड लेबर्स आते हैं, जो बैचलर डिग्री करे हुए जो लोग आते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उसका सपोर्ट किया था इलॉन मस्क ने। और वहीं पर जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो प्रेसिडेंट बन जाएंगे 20 तारीख को, उन्होंने भी कहा है कि H1B वीजा के साथ ही रहेंगे, और जो उनका एक एंटी इमिग्रेशन जो बाहर के लोग आते हैं उसके खिलाफ के स्टैंस के अंदर उन्होंने थोड़ी सी नरमी बरती है। और उन्होंने एक बात कही है कि मैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं मैं उनके खिलाफ हूं, और मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई आए तो वो प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क से अगर कोई आ रहा है तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। और H1B वीजा जिसको इलॉन मस्क ने भी सपोर्ट किया है, उसी को वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर इंटेलेक्चुअल माइंड अमेरिका के अंदर आएंगे तो अमेरिका की जो ग्रोथ स्टोरी है उनके अंदर उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो जो नेक्स्ट न्यूज है वो जॉर्जिया से। और जॉर्जिया जो एक कंट्री है, जो सेंट्रल एशियन कंट्री है, जो जिसकी अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन को मैं बताऊं तो अर्मेनिया अजरबैजान के ऊपर आती है, और ऊपर है उसके रशिया। वहां पर जो एक प्रो रशियन गवर्नमेंट है, जिसके अब प्रेसिडेंट बन गए हैं मिखाइल केलवेची, अब वो उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। वहां पर जो एक एंटी रशिया और प्रो यूरोपियन यूनियन का जो एक सपोर्ट चल रहा था, जो एक प्रोटेस्ट चल रहा था, अब लगता है उसका एंड हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट की वजह से जो ये सपोर्ट कर रहे थे इसको, वहां पर उन्होंने कहा है कि मैं लास्ट इलेक्टेड और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट था और अब मैं चला गया हूं, तो शायद जो डेमोक्रेसी है वो जॉर्जिया ही खतरे में आ जाएगी। आगे जो भी डेवलपमेंट होगी जॉर्जिया से रिलेटेड वो हम आपके लिए ले आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डॉट। थैंक यू।